राज और आज हम स्टार्ट करते हैं व्हाट वाज द रीज़न फॉर द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिए, होता क्या है कि हिस्ट्री में हम लोगों के पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं। व्हाट आई ट्राई टू डू इज मैं इन चीज़ों को कवर करने की और छोटा करने की कोशिश करूंगा। 10 to 15 लेक्चर्स में हम लोग कोशिश करेंगे कि मेजर मेजर कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न इंडिया के डिस्कस करें। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो है हर टॉपिक को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके एंशिएंट और मिडिवल का भी लेके चलेंगे। तो ये मेरी 15 to 18 लेक्चर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। सो व्हाट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इससे स्टार्ट करते हैं कि ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए क्यों थे, यूरोपियन हिंदुस्तान में आए आए क्यों थे और व्हाट वाज द रीजंस। एक एक करके समझते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से ब्रिटिश पावर इंडिया में डेवलप हुई और किस तरह से यूरोपियंस हिंदुस्तान में आने के लिए, मतलब कोई चीज कोई कारण तो होगा ना कि हिंदुस्तान में वो लोग आए। ठीक है। सो पहली चीज थी रेनेसा। अब रेनेसा को अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में समझेंगे तो हिंदुस्तान में रेनेसा कब आया था, रिफॉर्मेशन है, मॉडर्निज्म कह सकते हैं हम उसको, मतलब मॉडर्निटी की कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट से हम समझते हैं कि इकोनॉमी डेवलप हुई, लोगों में एजुकेशन लेवल बढ़ा, प्रीस्ट की मतलब जो ब्राह्मण हैं या वहाँ पर चर्च में जो पादरी हैं उनकी जो है इंपॉर्टेंस कम हुई और लोगों ने इकोनॉमिक टर्म्स में और सोशल टर्म्स में सोचना शुरू कर दिया। अब यूरोप में अगर 15 सेंचुरी की बात करें, ये तो रही बात हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में रेनेसा कब आया था, रिफॉर्मेशन कब आया था, जब राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को और कास्ट सिस्टम को और आइडल वर्शिप को क्वेश्चन करना शुरू किया। उनको सवाल पूछने शुरू किए कि ब्राह्मणों की जो प्रीस्ट की जो मोनोपोली है वो हिंदुस्तान में क्यों हो, क्यों उनको को सती कर दिया जाए, उनके पास इक्वल राइट्स क्यों नहीं होने चाहिए। तो जो कॉमन आदमी के यूरोप के राइट्स थे उस टाइम पे बात हो रही थी 15-16 सेंचुरी में, जो हिंदुस्तान से लगभग 300 साल पुरानी बात है। हिंदुस्तान में रिफॉर्मेशन कब आया, 1820s में, जब राजा राम मोहन रॉय ने जो है इंडियन जो है मॉडर्निज्म की शुरुआत की और यूरोप में 15-16 सेंचुरी में आया। अब इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे मैंने आपको बताया कि चर्च को क्वेश्चन किया और नई नई सिटीज डेवलप होनी शुरू हो गई थी। लोगों ने चर्च को क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि उससे पहले का जो यूरोप का फेस था उसको कहा जाता है कि उसको मिडिवल फेज कहा जाता है। अब मिडिवल फेज क्यों कहा जाता है, इससे पहले चर्च बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा था वहाँ के जो रोमन कैथोलिक और जो ब्रिटेन में भी, तो लोगों को उस चीज़ से बड़ा वो होता था और बड़ी दिक्कतें होती थी। ठीक है। और दिक्कतें इसलिए होती थी कि हर जगह चर्च इंटरफेयर करता था और लोग एक सर्टेन सेक्शन के लोग, एक सेक्शन अपर कास्ट या अपर क्लास के लोग ही जो हैं इकोनॉमी में और पॉलिटी में और चाहे सोसाइटी में उनका बोलबाला था। तो हर चीज़ को क्वेश्चन किया गया, हर चीज़ को इकोनॉमी को डेवलप किया गया, सिटीज़ को डेवलप किया गया। आप देखें तो 15-16 सेंचुरी में यूरोप में फ्लैंडर्स और इटली और फ्रांस के कई जो है जगहें निकल के आती हैं, सिटीज़ निकल के आती हैं। आप इंग्लैंड में ही देखिए 15-16 सेंचुरी में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सिटीज़ डेवलप होनी शुरू हो गई थी, लाइक मैनचेस्टर, लंदन। और इससे पहले इन सिटीज़ में काफ़ी हद तक हम देखें तो मिडिवल पीरियड की जो है इकॉनमी चलती थी, कि छोटी छोटी इकोनॉमिक यूनिट्स हुआ करती थी और बहुत बड़े स्केल में डेवलपमेंट नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट नहीं था। बैंकिंग सेक्टर उस टाइम पे डेवलप हुआ जो पहले डेवलप नहीं था। ठीक है। और बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये तो रहा एक ब्रीफ बैकग्राउंड की यूरोप में ये रेनेसां कैसे आया था। और ये रेनेसां कल्चर में भी आया था। उस टाइम पे पेंटिंग्स, आप लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग्स को देखें, अगर आप लास्ट सपर की और जो मोनालिसा की, तो डेवलपमेंट हर जगह देखने को मिला था। कहाँ कहाँ पर, यूरोप में और ब्रिटेन भी, और ब्रिटेन, यूरोप और फ्रांस में और पोर्तुगल में। अब माइंड यू इस टाइम पे क्या हुआ था, सेलर्स भी बहुत डेवलप होने लगे थे क्योंकि शिप्स बहुत डेवलप होने लग गए थे। अब शिप्स कैसे डेवलप करते हैं, अगर शिप में इंजन अच्छा लगा हो, मैं स्टीम इंजन की बात नहीं कर रहा, वो तो 1760s में आया था, लेकिन उससे पहले भी जो इंडिया के शिप्स थे और यूरोप के शिप थे उनमें बहुत ज़्यादा फर्क था। जो फ्रांस और पोर्टुगल और ब्रिटेन के शिप्स थे बहुत ज़्यादा एडवांस थे, उसमें जो आर्टिलरी लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी अच्छी गन्स थी। उस टाइम की सोसाइटी अगर आप देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है क्या होता था, क्योटिक माहौल था, क्योंकि शिप्स से अक्सर पायरेट्स जो है शिप्स को लूट लिया करते थे। और मैं अगर ट्रेड की बात करूँ तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो आप देखिए जो ये रेड मार्क किया हुआ है वो ट्रेडिंग रूट उस टाइम पे किसने डेवलप किया था,
1498 में वास्को डी गामा ने। तो काफ़ी लोग जो सी फेरर्स थे या जो शिप वाले थे, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री थी, ये लिस्बन का मैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है शिप्स डेवलप होने शुरू हो गए, मॉडर्न शिप्स, इकोनॉमी डेवलप शुरू हो गई, सिटीज़ डेवलप होने शुरू हो गई। तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि लोगों को नई मार्केट्स डेवलप करने के लिए जो है उनको प्रोत्साहन मिला, इंकरेजमेंट मिला। और मैं माइंड यू, जो मेडिटेरेनियन ट्रेड था वहाँ पर जो है ऑटोमन एम्पायर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल था। अब ऑटोमन एम्पायर किसे कहते हैं? अगर हम आज की टर्की को देखें तो टर्की वाला एरिया को ऑटोमन एम्पायर कहते हैं, जिसमें यूरोपियन, क्योंकि उस टाइम पे जो वॉरफेयर्स था काफ़ी रिलीजियस सेंटर्स, आज भी हम देखें तो रिलीजन के नाम पे काफ़ी वॉर्स हो रहे हैं। आप आईसिस को देखें या अलकायदा को देखें, लेकिन उस टाइम पे भी जो आप ये कायरो वाला एरिया देख रहे हैं या मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया देख रहे हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बोलबाला था ऑटोमन एम्पायर का, एक मुस्लिम एम्पायर था। और जो लिस्बन, जो यूरोप की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर जो है क्रिश्चियन एम्पायर्स, तो इनके बीच में लड़ाई होती थी। तो जब मॉडर्निज्म आया तो लोगों ने इन सब चीज़ों से निकल के ट्रेड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की, और उनके पास कोई रीज़न तो था नहीं, क्योंकि चक्कर क्या था कि ये जो मेडिटेरेनियन वाला एरिया था वहाँ पर जो है कॉन्स्टेंटिन जो है ऑटोमन एम्पायर का जो है मोनोपोली थी। और जो ये ट्रेड होता था हिंदुस्तान से, वो तो बहुत पुराना था। आप रोमन्स के टाइम पे देखें तो ट्रेड, हम कुशान्स के टाइम पे ट्रेड देखते हैं। लेकिन जब हम 15वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो एडवांसमेंट हुआ बैंकिंग सेक्टर में, एडवांसमेंट हुआ इकोनॉमी में, एडवांसमेंट हुआ शिप बिल्डिंग में। तो अच्छे अच्छे शिप्स आने लग गए थे। और जो रेड मार्क्स किया हुआ है आप देखिए, तो साउथ अफ्रीका से निकल के जो है 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचते हैं? कालीकट पहुँचते हैं। तो इससे नए सी ट्रेडिंग रूट का जो है जो डिस्कवरी हुई, और इससे कई मार्केट खुली। अब मैं आपको रॉ मटेरियल्स की बात बताता हूँ, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स जो है ज़रूरी थे, जो जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो अगर हम देखें तो जो प्रॉफिटेबल ईस्ट इंडिया ट्रेड था वो मतलब ब्रिटिशर्स की और बाकी यूरोप की भी आंखें खोल दी थी, क्योंकि आप देखें तो 16वीं सेंचुरी में कॉटन बहुत ज़्यादा डिमांड में था। सिल्क रूट से सिल्क आता था, तो सिल्क की बहुत डिमांड थी यूरोप में। और आप देखें तो टोबैको की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और जो स्पाइसेस थी उसकी तो डिमांड थी। तो मैंने कितनी चीज़ें बताई? टोबैको, स्पाइसेस, टी, चाय की बहुत ज़्यादा खेती होती थी, और कॉटन की। और जो मेजर इकोनॉमीज डेवलप हुई फ्लैंडर्स में और यूरोप के कई देशों में, तो वो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ज़्यादातर छोटी छोटी यूनिट्स हुआ करती थी, लेकिन वो कपड़ा उद्योग जो है मैन्युफैक्चरिंग कपड़े की, टेक्सटाइल्स की बहुत ज़्यादा होती थी। और इसी दौरान जो है वास्को डी गामा हिंदुस्तान आते हैं, उसके चलते चलते ईस्ट इंडिया कंपनी भी कुछ सालों बाद हिंदुस्तान में आती है और अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है। अब फैक्ट्रीज को अगर हम देखें तो एक क्रूड सा चित्र आपको दिख रहा होगा, एक पिक्चर दिख रहा होगा। तो फैक्ट्रीज कौन सी थी? तो ये फैक्ट्रीज वेयर हाउसेस थे, मतलब स्टोर हाउसेस कह सकते हैं, जिसमें इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो काम करते थे। वो लेखा जोखा रखते थे, स्टोर हाउसेज हुआ करते थे जिसमें वो कच्चा माल रखा करते थे, और वो सी ट्रेड से जो है उसको यूरोप में भेजा करते थे। और ये ट्रेड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़रों में बहुत ज़्यादा पड़ गया था, क्योंकि आप देखिए ना, अगर मैं लॉर्ड क्लाइव की बात करूं, जो लॉर्ड क्लाइव गया था वहाँ पर, तो उसने जो है यहाँ का जो कच्चा माल था जिसके बारे में मैंने बात की, स्पाइसेस था, जो टी थी और कॉटन था, तो वो वहाँ पर लगभग 10 टाइम्स रेट्स पे बिकता था। तो इससे क्या होता था? प्रॉफिटेबिलिटी 15-16 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जाहिर है वहाँ पर जो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट थी, उनके लोगों की जो है आईब्रोज खुल गई थी, उनको जो है लगने लग गया था कि मतलब ये क्या हो गया, एकदम से जो है इतना ट्रेड जो है बढ़ गया है। और तो सब लोगों की नज़र क्या है? इंडिया पे पड़ गई, एशिया पे पड़ गई, और जावा सुमात्रा के आइलैंड्स पे पड़ गई, क्योंकि वहाँ पर आपस में इन लोगों के टसल तो चलता ही था। ब्रिटेन का जो लड़ाई हुआ करती थी, वो हुआ करती थी फ्रांस और पोर्तुगल से, ताकि वो मैक्सिमम जो है कॉलोनीज़ पे, अमेरिकन कॉलोनीज़ पे, अफ्रीकन कॉलोनीज़ पे और इंडियन कॉलोनीज़ पे जो है अपना जो है पॉलिटिकल आधिपत्य जो है, पॉलिटिकल अथॉरिटी स्टैब्लिश कर सके। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब जो मैंने सरप्लस ट्रेड की बात की थी अभी, जो अफ्रीका से हो रहा था, जैसे मैंने बताया था कि जो यूरोपियन एडवेंचरर्स थे, यूरोपियन मर्चेंट्स थे, कच्चे माल के लिए वो अमेरिका जाते थे। अमेरिका में भी सेम कच्चा माल ही था, टी थी, चीनी हुआ करती थी,
और जो है क्या हुआ करती थी, जो है बहुत ज़्यादा टोबैको हुआ करता था अमेरिकाज में भी। माइंड यू, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। उनको लगा था कि उन्होंने हिंदुस्तान की खोज कर ली है, लेकिन वो नए जो है कॉन्टिनेंट की उन्होंने क्या किया है, डिस्कवरी कर दी थी। तो वहाँ से बहुत सारा कच्चा माल आके यूरोप आ रहा था, वो बेच के जो है वो अफ्रीका में जाते थे, और अफ्रीका से जो है गोल्ड और डायमंड्स लेके जो है दोबारा इन्वेस्ट करते थे। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो हम हिंदुस्तान में आते हैं, तो हिंदुस्तान में भी हमें काफ़ी मर्केंटलिज्म देखने को मिलता है। और ये देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो स्क्रीन पे आपकी जो है स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड, पर्ल्स और ड्रग्स और पोर्सेलेन और इबनी, इन सब की जो है खेती हुआ करती थी। कहाँ पर? हिंदुस्तान में खेती हुआ करती थी। अगर आप बंगाल को देखें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है क्या हुआ करता था, कॉटन हुआ करता था, जूट हुआ करता था, सिल्क हुआ करता था, है ना। कहाँ पर? बंगाल रीजन में, जो आजकल मॉडर्न डे गुवाहाटी में होता है। गोल्ड, पर्ल्स की खेती हुआ, गोल्ड कर्नाटका में हुआ करता था, है ना। तो इनका स्पाइसेस तो साउथ इंडिया में हुआ ही करता था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में कब आई? 1611 में आती है, जब जहांगीर का जो है रीन था। जहांगीर हिंदुस्तान के जो है मुगल के सल्तनत के राजा हुआ करते थे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र तो लगभग 150-200 साल तक इंडिया पे थी। अब उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो फैक्ट्रीज की मैंने बात की स्टैब्लिश करनी शुरू की। कहाँ कहाँ पर? मद्रास में, बॉम्बे में, कलकत्ता में। और ये जो फैक्ट्रीज एरियाज थे वो भी डेवलप होना शुरू हुए। अब हिंदुस्तान के जो मर्चेंट्स थे, छोटे छोटे मर्चेंट्स थे, वो क्या करते थे, गाँव से, बंगाल के गाँव से, जो है बॉम्बे के गाँव से और कलकत्ता के गाँव से जो है कच्चा माल लाया करते थे, टी लाया करते थे और कॉटन लाया करते थे, और इनको बेचा करते थे। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये ट्रेडर्स जो है इसको अपने जो है शिप में डाल के उसको 10 गुना में बेच दिया करते थे। ये प्रॉफिट दोनों का होता था। आप देखिए, अगर 16 सेंचुरी से 1757 तक की बात करें तो 150 साल तक अंग्रेजों ने ट्रेड से बहुत पैसा कमाया, और अब उनका लालच बढ़ता गया। ठीक है, अब लालच बढ़ता गया। अब होता क्या था कि लालच क्यों बढ़ा? क्योंकि अब उस टाइम पे अगर हम 1707 में देखें तो औरंगजेब की डेथ हो चुकी थी, और उसके बाद के जो मुगल रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं थे, वो इनकॉम्पिटेंट थे। चाहे वो मोहम्मद शाह रंगीला की बात करें और काफ़ी जो है रूलर्स की बात करें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर हुआ करती थी, और उसका कोई मतलब उनको लग रहा था कि अब हम ट्रेड करते रहते हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान की कंडीशन डेवलप हुई उस टाइम पे, मराठास काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, सिख्स अपनी तरफ से काफ़ी रिवोल्ट कर रहे थे, जाट्स थे और रोहिलास थे काफ़ी दिल्ली वाले एरिया में, जो क्या करने लगे थे, रिवोल्ट करना स्टार्ट हो गया था, और हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट होने लग गया था मुगल अंपायर। तो अंग्रेज़ों के लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो अपना जो है स्टैब्लिश कर सकें रूल इस टाइम पे। तो 17 उससे पहले भी औरंगजेब के टाइम में अंग्रेजों ने कोशिश की थी, लेकिन औरंगजेब ने जो है क्या कर दिया था, उनको जो है काफ़ी बुरी तरह से जो है उनको हरा दिया था। तो जो है 1757 हम क्या देखते हैं कि अंग्रेज़ जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ बंगाल में हुआ, और अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के जो रूलर थे सिराजुद्दौला, उसको पहली बार हराया। मैं इसके डिटेल्स में अगली वीडियोज़ में जाऊँगा। जस्ट आप ये समझिए कि एक ट्रेडिंग कंपनी को कितना जो है ग्रीड हो गया, कितना ज़्यादा लालच हो गया कि वो 1757 में वो हिंदुस्तान के मतलब हर बैंकर को, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जगत सेठ नाम के एक बैंकर हुआ करते थे जो बंगाल में थे। वो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों का साथ दिया। किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे। बंगाल के नवाब जो है उस टाइम पर क्या हुआ, 1740s-50s में जो जितने भी रूलर्स हुआ करते थे जो पहले मुगल्स के साथ थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, क्योंकि मुगल रूल जो है क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट होने लग गया था, कम पावरफुल हो गया था। और तो क्या किया, सादत खान जो थे, अवध के जो नवाब थे, उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। सेम हैपेंड विद अकबरदी खान, जो किसके दादाजी थे, सिराजुद्दौला के। और 1757 में अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया और हिंदुस्तान के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। किसकी मदद लेके? जगत सेठ जो बैंकर हुआ करते थे, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। और बैंकर्स ऐसे नहीं थे कि नॉर्मल बैंकर्स, उनके पास अपनी रियासत थी, वो ज़मींदार हुआ करते थे, और उनके पास अपने सिपाही भी हुआ करते थे। तो ये कहानी थी। इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी टाइम की पॉसिबिलिटी है और मुझे कम में ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है। तो ये कहानी थी कि किस तरह से हिंदुस्तान का ट्रेड, एशिया का ट्रेड जो है ब्रिटिशर्स के लिए और यूरोपियंस के लिए एक पॉलिटिकल अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए एक जो है कैटलिस्ट बना। ठीक है, so thank you so much.